हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है अबाउट द कॉमर्शियल सेल्स। कॉमर्शियल सेल्स के बारे में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और धीरे धीरे जो है आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो है लास्ट पोर्शन की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो लास्ट पोर्शन है उसकी तरफ आप धीरे धीरे मूवमेंट कर रहे हैं और अगर इसी चीज को आप ऑब्जर्व करिए तो हम लोग कॉमर्शियल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और कॉमर्शियल सेल्स में चलिए एक एक करके देखते हैं। आपको मालूम है, आपने पढ़ा था गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं पोर्टेबल एनर्जी के रूप में, गैल्वानिक सेल आपने पढ़ा था। ठीक, गैल्वानिक सेल के बारे में हम लोग कहते हैं ये जनरली हम लोग कहां इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड इन पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये किस किस इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है नॉर्मली आप जानते हैं। नॉर्मली हम लोग इसका इस्तेमाल कहां कहां करते हैं, देखिए तो हमने यहां पे क्या कहा, फिर सुनिए ध्यान से। हमने कहा कॉमर्शियल सेल्स के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं और कॉमर्शियल सेल्स में हम लोग बैटरी का बारे में पढ़ेंगे। बैटरी और सेल्स में क्या बेसिक डिफरेंस है ये भी समझेंगे आप। गैल्वानिक सेल का नॉर्मली आप इस्तेमाल करते हैं पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में और इसी पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो है आप इस्तेमाल करते हैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। जैसे आपने पढ़ा होगा टॉर्च है, टॉयज है, फ्लैश लाइट है, कैमरा है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तमाम जगहों पे जो है हम लोग इस तरह से सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर जगह जो सेल्स इस्तेमाल होती हैं वो अलग अलग होती हैं और उन्हीं के बारे में कुछ हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे और कुछ उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल की बात कर रहे हैं, सेल का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। यानी अगर आप बैटरी टर्म यूज कर रहे हैं, बैटरी टर्म यूज कर रहे हैं तो बैटरी को हम लोग कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे ही एक से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप एक सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं उसी को आप क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस है, इसको ध्यान दीजिएगा। सेल का मतलब इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन है, सेल का मतलब इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आपने यूज किया होगा, आप जैसे टॉर्च में बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो एक इंडिविजुअल जब रहता है वो सेल है। जैसे ही दो सेल इंट्रोड्यूस करते हैं उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो ये बैटरी टर्म है और ये सेल आपका अलग टर्म है भाई, ये ध्यान रखिएगा। तो बैटरी का नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बैटरी के लिए कुछ कंडीशन है। मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। क्या क्या होता है, जैसे बैटरी के बारे में कहा जाता है इसे कॉम्पैक्ट होना चाहिए, मतलब टाइटली बाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं से जो है ढीला हो कुछ इस तरह से हो, तो कॉम्पैक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ जो है ये लाइट वेट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए बैटरी को। और साथ ही साथ आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्टेबल हो सकता हो, इजिली ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है इसकी जो लाइफ हो, लॉन्ग लाइफ होना चाहिए। ठीक, कब, when cell are used
cells are used or not, चाहे सेल यूज हो रहा हो चाहे ना यूज हो रहा हो, आप इसकी लाइफ जो होनी चाहिए लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए। आपको मालूम है एक बार बैटरी में सेल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी कैथोडिक एनोडिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद बैटरी जो है कंटिन्यू आप रखे रहे तब भी उसमें धीरे धीरे सेल रिएक्शन प्रोसीड करते रहते हैं। तो ये आप इसीलिए कहा जा रहा है कि उसकी लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, और वो व्हेन सेल्स आर यूज्ड आर नॉट। और इसके अलावा जो है जो वोल्टेज है सेल बैटरी का, द वोल्टेज ऑफ बैटरी, the voltage of battery should not vary appreciably during its use, मतलब बैटरी को जो है, जो आपने वोल्टेज दिया है बैटरी का, वो भी बहुत ज्यादा वेरिएट ना करे ड्यूरिंग द यूज ऑफ बैटरी। तो ये कुछ फुलफिल रिक्वायरमेंट हैं बैटरी के लिए जो जरूरी है, जिनका इस्तेमाल आप करते हैं, बैटरी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट अगर पूरी कर रहा है तो आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल आसानी से करेंगे। तो ये हमने आपको बताया। हमने आपसे क्या कहा, कॉमर्शियल सेल्स के बारे में आज पढ़ रहे हैं, और कॉमर्शियल सेल्स में हमने बताया कि नॉर्मली जो गैल्वानिक सेल है वो यूज होता है पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स के रूप में, और पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल होता है, इसलिए तमाम हमने बताया डिवाइस जहां पे इसका इस्तेमाल होता है। फिर हमने कहा बैटरी टर्म एक यूज होता है। बैटरी टर्म जो होता है वो दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जब एक सीरीज में कनेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी टर्म यूज करने के बाद फिर हमने आपसे बताया कि बैटरी के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो जरूरी है। बैटरी कॉम्पैक्ट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्ट हो सके। बैटरी की लाइफ जो है लॉन्ग होनी चाहिए, चाहे सेल यूज हो रहा हो चाहे ना यूज हो रहा हो। और जो इसका वोल्टेज है, जो वोल्टेज है बैटरी का, वो बहुत वेरिएट ना करे ड्यूरिंग द यूज। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स यूज, अगर ये यूज हो रहा है उस दौरान इसका वोल्टेज जैसे फ्लक्चुएशन नहीं होता, जैसे आप देखते हैं वोल्टेज कभी अप कभी डाउन होता है, अगर ये सिचुएशन हो रही है तो फिर आप उस बैटरी का नॉर्मली आप इस्तेमाल नहीं करते। एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी मिलनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलनी चाहिए, तब ऐसे आप बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जो है अगर यहां पे देखें टाइप्स ऑफ देखते हैं, टाइप्स ऑफ कमर्शियल सेल। टाइप्स ऑफ कमर्शियल सेल की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कमर्शियल सेल्स, तो आपने सुना होगा दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं, टू टाइप्स। अगर उसी को ध्यान दें, पहला हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल, और दूसरा हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में यहां पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जिसको आप देख, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल के बारे में देखिए और सेकेंडरी सेल के बारे में देखिए। सबसे पहली चीज, ठीक है भाई, तो हम पहले प्राइमरी के बारे में बता रहे हैं आपको। इसकी एक खासियत ये है कि जो इसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन होते हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते। इसकी खासियत क्या होती है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक, बाय द सप्लाई ऑफ external
इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। यानी कहने का मतलब अगर एक बार रिएक्शन प्रोडक्ट एक बार रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो आप चाहें फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, ये संभव नहीं। यानी अगर आप चाहें ये रिएक्शन ऐसे हो जाए बाय द यूज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये रिएक्शन संभव नहीं। ठीक, इसका मतलब है अगर एनोड का जो रिएक्शन हो गया, जो कैथोड का रिएक्शन हो गया, वो कंप्लीट हो गया तो फिर इसका सेल जो है, जो प्राइमरी सेल है, वो उसकी लाइफ खत्म हो गई। सीधे सीधे एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो प्राइमरी सेल कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गई। तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं नॉट चार्जेबल। नॉट चार्जेबल, ये चार्जेबल नहीं होती, इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। ये सीधा सीधा एग्जाम लीजिए एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की सहायता से। ठीक, और इसका कॉमन एग्जांपल है ड्राई सेल, अभी पढ़ा जाएगा इसको, मरकरी सेल। ड्राई सेल्स और मरकरी सेल्स के बारे में जो है हम लोग इसको ऑब्जर्व करें। तो ये प्राइमरी सेल के बारे में जिसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स बाय द सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम लोग इसी की बात करते हैं, ठीक, एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो गया फिर दोबारा रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं रहती। ये प्राइमरी सेल की खासियत है। सेकेंडरी सेल को हम लोग देखिए, सेकेंडरी सेल में सेकेंडरी सेल्स की बात करते हैं। सेकेंडरी सेल में खासियत क्या होती है कि इसमें जो है इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड by the use of external electrical energy source। ठीक है भाई, इसका मतलब है अगर एक बार रिएक्शन जो है कंप्लीट हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो ये इस समय ये डिस्चार्ज हो रहा है। इस समय क्या हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। और उसके बाद आपने फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर दिया, तो ये क्या होगा, रिचार्ज होगा। तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं सेकेंडरी सेल जो होता है ये रिचार्जेबल होता है, रिचार्जेबल होता है। और आजकल तो आप जानते हैं प्राइमरी सेल्स में भी कुछ रिचार्जेबल बैटरियां आ गए हैं जिनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो ये रिचार्जेबल होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसीलिए देखिए, इसी वजह से हेंस इट इज कॉल्ड, क्योंकि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये स्टोर है, सेल कंटेनर में स्टोर है। हेंस दीज आर also called storage cell। इसीलिए इसे हम लोग स्टोरेज सेल भी कहते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। Hence these are also called storage cell। These are also called storage cell। और इसका एग्जाम्पल होता है, ये आपको पढ़ना है, लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल्स, निकेल कैडमियम सेल्स। लेड स्टोरेज सेल और निकेल कैडमियम के बारे में आपको पढ़ना है। तो यानी आपने कमर्शियल सेल दो तरह से कहा, प्राइमरी सेल
और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी में आपने कहा कि जो रिचार्ज नहीं हो सकता है, और सेकेंडरी में कहा रिचार्ज हो सकता है। रिचार्ज की कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा बाय द यूज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतना ही चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी चीजें आप इनको इंडिविजुअली, हम लोग प्राइमरी सेल्स के बारे में पढ़ते हैं और सेकेंडरी सेल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए, इन चीजों को एक एक करके अब पढ़ने चल रहे हैं। पहला ड्राई सेल आइए देखते हैं। तो पहला हम लोग ड्राई सेल के बारे में, ड्राई सेल के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो ड्राई सेल का एक कंस्ट्रक्शन जो है आप बना लीजिए इसको, और हम देखिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं। एक आपने जिंक का कंटेनर लिया, ध्यान दीजिएगा, ये जिंक का कंटेनर है, और इस जिंक कंटेनर को हम लोग कह रहे हैं, यहाँ जिंक कंटेनर जो है वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, और उस जिंक के कंटेनर में भरा क्या है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर, पेस्ट भरा हुआ है। ठीक है, पेस्ट का अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड इसमें भरा हुआ है। उसके ऊपर जो है आप देख रहे हैं, ये जो आपका है ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिश्रण है। ये जो डॉटेड दिखाई दे रहा है, ट्यूब में दिखाई दे रहा है, तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिक्सचर है। और इसके अलावा ये जो आपका है ग्रेफाइट, कार्बन का जो है आपका ग्रेफाइट का क्या है? ये कैथोड है। और ऊपर जो है ये मेटल का सील है। अगर आप बैटरी देखेंगे तो ऊपर सील लगी रहती है, और वो सील है, उसी पे आप नाप उठा रहता है, उस नाप को हम लोग क्या कह रहे हैं? कैथोड। और ये पूरा का पूरा जो है आपका ये सील है। अगर इतनी चीजें आपको ध्यान आ रही हो तो इसमें देखिए ये ड्राई सेल हो गया। ठीक है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड का एक कॉमन एग्जांपल आपको बताते हैं कि पहले जब बोर्ड को की पुताई उताई होती थी, जैसे अब तो पेंट का इस्तेमाल, ब्लैक पेंट का इस्तेमाल होने लगा, पहले स्कूलों में जब बोर्ड की पुताई होती थी तो नॉर्मली आदमी क्या करता था? इसी ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड को निकाल लेता था। ये जो ब्लैक वाला है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ब्लैक कलर का होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है। ये इसी को पानी में डाल करके जितने भी क्लास के मॉनिटर रहते थे उन्हीं से सिखाया जाता था उसको पोतने के लिए। आजकल तो तमाम डेवलपमेंट हुए, और डेवलपमेंट होने के बाद जो है इस तरह की चीजों का इस्तेमाल होना बंद हो गया है, लेकिन तमाम अभी भी ऐसी जगह है जहां पे लोग पहुंच नहीं सकते हैं, इस तरह के जो एडवांसमेंट अभी पहुंचा नहीं है, वहां अभी भी लोग ऐसा ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम लोग इसी को ध्यान दें, एनोड भी है कैथोड भी, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। जब किसी भी सेल में एनोड और कैथोड दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे खासियत क्या है? ये जिंक जो है, जो एनोड होता है वो खर्च होता है, जो एनोड होता है वो खर्च होता है। खर्च होते मतलब वो डिजॉल्व होता है, वो टूटेगा, वो कंज्यूम होगा। और जिंक अगर कंज्यूम होगा तो ये जो कंटेनर है अगर कंज्यूम होगा तो उसके अंदर रखा हुआ सोल्यूशन अपने आप क्या होगा? बहना शुरू कर देगा। और जब उसके अंदर रखा हुआ सोल्यूशन बहना शुरू कर देगा तो आप ये कहेंगे कि सेल में लीकेज होगी। कभी कभी आपने देखा होगा बैटरी जो है, अगर टॉर्च लिए रहते, टॉर्च में गांव में पहले कहावत थी, अरे उसका बैटरी टॉर्च बह गई। टॉर्च बह गई का मतलब यही हुआ जो जिंक का कंटेनर है वो रिएक्शन में कंज्यूम हो गया, और रिएक्शन में कंज्यूम होने के बाद जगह जगह जो है ऐसे लीकेज बन जाएंगे, और जब लीकेज बन जाएंगे मतलब ऐसे होल बन जाएंगे, और उसी होल की सहायता से ये जो पेस्ट है वो धीरे धीरे बहना शुरू करते हैं, और इसी वजह से ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। अब क्वेश्चन आता है कि काहे ये यूज हो रहा है? तो जिंक एनोड। ठीक है, एक और चीज कहा जाता है कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। कैसे हमें मालूम हुआ? अमोनियम क्लोराइड की वाटर से रिएक्शन करिए, NH4OH और HCl बनेगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो क्या करता है? जिंक के कंटेनर को कोरोड कर देता। कोरोड का मतलब उसको संक्षारण कर देता है, मतलब डिकम्पोज कर देता है, और इस वजह से धीरे धीरे जिंक कंटेनर कंज्यूम हो जाता है। तो आइए देखते हैं जब सेल यूज हो रहा है, when cell is working, जब सेल वर्क करेगा तब क्या होगा? देखिए, आपने कहा एनोड की बात कही आपने, एनोड तो जिंक का है। जिंक जो है वो क्या करेगा? जिंक सॉलिड, ये कन्वर्ट होगा Zn2+ में, और ये जो है इलेक्ट्रॉन इस तरह से बन जाएगा। ठीक है,
Zn2 प्लस और इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा? कैथोड में। कैथोड में जो है आप कैथोड देखिए सराउंड किससे? MnO2 और कार्बन से, ठीक है। यानी कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा, तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो कौन करेगा? MnO2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर हम लोग कैथोड की बात करते हैं तो देखिए MnO2 लिया आपने, MnO2 के साथ साथ जो आपका यहां पे ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन अमोनियम आयन MnO2 तक पहुंच रहा है, यहां पर अमोनियम आयन भी इन्वॉल्व हो रहा है, NH4 2 प्लस आयन, NH4 प्लस आयन, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन वहां से आया, कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2। इतनी चीजें हुई। तो अब कैथोड का जो रिएक्शन होगा, अमोनिया तो यहां बनेगा ही, अमोनिया आपका जो है यहां पे फॉर्मेशन हो रहा 2NH3, ये गैस के रूप में बन रहा है। दूसरी चीज देखिए 2NH3 यहां बन रहा है, और उसके बाद जो है आपका ये जो सीधा सीधा रिएक्शन क्या हुआ, यहां पे बन रहा MnOOH, एक कंपाउंड ये बन गया MnOOH, ये कंपाउंड बन गया। और ये अब आप इसको चार्ज के रूप में देखिए तो आप यहां पे सीधे सीधे ऑब्जर्व करेंगे, ये कैथोड का रिएक्शन होगा, अमोनिया गैस के रूप में यहां से इवॉल्व हो रहा है, और ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है। यहां जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है, और यहां जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? +3 है। यानी मैग्नीज का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ये ध्यान रखिए। और यहां जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम नेट रिएक्शन ले लें, इसका, तो जो नेट रिएक्शन आएगा उसको गौर से देखिए। तो अगर उसको गौर से देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रिएक्टेंट साइड में, ये प्रोडक्ट साइड में हट जाए, तो यहां बनेगा जिंक सॉलिड प्लस 2NH4 प्लस आयन एक्वस प्लस 2MnO2 सॉलिड गिव्स आपको 2NH3 गैस के रूप में है, और प्लस आपका Zn2 प्लस आयन और 2MnOOH, ये आपको मिलता है। ये आपको नेट रिएक्शन दिखाई दे रहा है, ये आपको जो है नेट रिएक्शन दिखाई दे रहा है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये गैस, अमोनिया क्या है? गैस के रूप में। अगर अमोनिया गैस के रूप में है यहां पे, तो अमोनिया गैस के रूप में है, अगर ये गैस के रूप में निकल जाएगा तो यहां पे क्या होगा? इस सेल में प्रेशर क्रिएट होगा और ये जगह जगह से फट जाएगा, लीकेज क्रिएट होगा। तो क्या करेगा ये अमोनिया? इस जिंक आयन के साथ कंबाइन करके बना देगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा, और जिससे कि इस गैस की वजह से प्रेशर डेवलप ना होने पाए, और जब प्रेशर डेवलप नहीं होगा तो ये आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देंगे। यानी हमने क्या कहा कि जो आपका अमोनिया गैस किससे कंबाइन करेगा? कंबाइन विथ किससे? जिंक आयन एंड क्लोराइड आयन। यहां क्लोराइड आयन, अमोनियम यूज होगा तो यहां क्लोराइड आयन बचेगा नहीं, क्लोराइड आयन, एंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके यहाँ एक चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका बन जाता है, दैट इज, ये आपस में कंपाउंड का जो फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज जिंक NH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे, और जिससे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस जो प्रेशर है इनसाइड द सेल, जो प्रेशर होगा इनसाइड द सेल वो रिड्यूस होगा।
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस द प्रेशर inside the cells due to इसकी वजह से अमोनिया गैस आर रिड्यूस्ड, और जब रिड्यूस हो जाएगा hence cell cannot be cracked, cells cannot be cracked। इस वजह से सेल जो है वो क्रैक नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है भाई। और आप इस तरह से आप ये सीधे सीधे बता सकते हैं कि, और इसमें जो वोल्ट आता है अप्रोक्सीमेट कितना वोल्ट करंट पास करता है, 1.2 टू 1.5 वोल्ट करंट जो है इसमें पास होता है, 1.2 टू 1.5, ठीक। और हमने आपसे बताया था ना, जिंक की जो लाइफ है यार इस सेल की, ड्राई सेल की जो है इनडेफिनिट लाइफ नहीं होते हैं। ड्राई सेल डज नॉट हैव इनडेफिनिट लाइफ, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड, बिकॉज अमोनियम क्लोराइड बीइंग एसिडिक इन नेचर, बीइंग एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक इन नेचर होता है, कोरोड्स द जिंक कंटेनर, जिंक कंटेनर को कोरोड कर देता है, और इसी वजह से हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं इवन व्हेन नॉट इन यूज, ये ध्यान रखिए। मतलब ये इतने वोल्ट का करंट पास करता है। ड्राई सेल को हम लोग कह रहे हैं इसकी इंडेफिनिट लाइफ नहीं होती है, कारण है हम अभी बताया ना हमने, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक इन नेचर होता है, वो जिंक के कंटेनर को कोरोड कर देगा जब ऐसे रखा रहेगा, और कोरोड कर देगा, जगह जगह जो है क्या बन जाएंगे, होल बन जाएंगे, और होल बन जाएंगे तो फिर धीरे धीरे इसका काम करना जो है खत्म हो जाएगा। पढ़ रहे थे ड्राई सेल्स के बारे में, ठीक, ड्राई सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो ड्राई सेल में हमने आपको बताया था कितने वोल्ट करंट पास होता है, इसमें हमने आपको बताया था 1.2 से लेकर के 1.4 वोल्ट का करंट जो है इससे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इस ड्राई सेल का इस्तेमाल अगर आप देखिए, हम लोग ड्राई सेल का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं, जैसे देखिए ड्राई सेल्स का यूज हम लोग नॉर्मली करते हैं टार्च में नॉर्मली आप यूज करते हैं ड्राई सेल का। हमने बताया ना, कॉम्बिनेशन 2 या 2 से अधिक सेल को ले लीजिए तो बैटरी हो जाएगा। टॉयज में, बच्चों के खिलौनों में भी जो है आप इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्लैश लाइट में भी आप इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलेटर्स, टेप रिकॉर्डर्स, इन सभी जगहों पे आप ड्राई सेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। तो ये कुछ ड्राई सेल्स का इस्तेमाल है जहां पे हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वैरी कर रहा है, आप देख रहे हैं ये यहाँ पे वैरी कर रहा है, और ये वैरी करने का कारण भी है कि वहां पे आयंस का जो फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अब हम लोग पढ़ने चले मरकरी सेल की बात कर रहे हैं, और मरकरी सेल में एक खासियत होती है, उसमें जो भी करंट होता है वो लगभग अप्रोक्सीमेट फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल रिएक्शन के दौरान कोई भी आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये चीज हम लोग आपको दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं मरकरी सेल के बारे में। तो मरकरी सेल की बात करते हैं, और मरकरी सेल में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे मरकरी सेल, आपको मालूम है इन सब का जो है हियरिंग एड्स यूज कहां होता है, इट इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स, वॉचेस में, डिजिटल वॉचेस में है, कैमराज है,
एक्सेट्रा। इन सब जगहों पे जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा मरकरी सेल का। और इसमें होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक एनोड। जिंक का एनोड रहता है, किस रूप में रहता है, जिंक एमलगम के रूप में। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एमलगामेटेड जिंक, एमलगामेटेड जिंक। और यहां पे मरकरी ऑक्साइड का जो है आपका क्या रहता है, कैथोड रहता है। कैथोड जो रहता है वो मरकरी ऑक्साइड का रहता है, ठीक। एनोड और कैथोड जो है ये आपका इसमें फिक्स हो गया। और इसमें जो है हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन रहता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन KOH का सॉल्यूशन रहता है, ठीक है। KOH और जिंक ऑक्साइड का सॉल्यूशन रहता है, ये ध्यान रखिए, यही मेन चीज है इसका। KOH और जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर रहता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। यानी हमने क्या कहा, मरकरी सेल में आप क्या क्या, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या यूज होते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। और मरकरी सेल को आपने कहा कि इसकी एक खासियत है कि इसमें जो सेल जो करंट का जो वेरिएशन है वो अप्रोक्सीमेट फिक्स होता है, लगभग सेम होता है। और हमने बताया इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो 1.35 वोल्ट अप्रोक्सीमेट होगा। मतलब ये देखिए वैल्यू इसकी जो है आपने बताया कांस्टेंट है, और उसका कारण हमने बताया ना कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन यहाँ पे होगा, और उस इलेक्ट्रोड रिएक्शन में न तो एनोड और कैथोड का जो मिलाकर नेट रिएक्शन बनेगा उसमें कोई भी आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो सीधे सीधे जो उसकी सेल पोटेंशियल वैल्यू यानी सेल वोल्टेज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं एनोड का रिएक्शन और कैथोड का रिएक्शन, और एनोड और कैथोड रिएक्शन देखने के बाद नेट रिएक्शन देखते हैं, और फिर एक बार चर्चा कर लेंगे काहे इसका वोल्टेज जो है कांस्टेंट रहता है। तो अगर आप एनोड की बात करें तो आपने यही तो कहा जिंक एमलगम, हमने कहा जिंक एमलगम का एनोड है, और अगर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है 2OH-, और ये सीधा सीधा आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराएगा, और यहां पे बन जाएगा आपका, देखिए एमलगम तो है, उसको हटा ही दीजिए, यहां पे ये बना देगा जिंक ऑक्साइड, ये हो गया, और H2O हो गया, और प्लस आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और मरकरी तो आपका ये अलग है, उससे कोई मतलब नहीं मरकरी। तो ये पूरा रिएक्शन एनोड का होगा, ठीक है भाई। अब कैथोड का रिएक्शन अगर हम दिखाएं, कैथोड में आपने बताया मरकरी ऑक्साइड यूज करने को, मरकरी ऑक्साइड का इस्तेमाल करने को कहा है, और ये आपका वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड से आपको मिल रहा है। तो अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करें तो ये बन जाएगा मरकरी लिक्विड, मरकरी लिक्विड। अब मरकरी निकल गया और आपका बन गया 2OH-, देख लीजिए, प्लस 2OH-, एक O ये और 2H मतलब 2OH-। अब इधर का Hg इधर का Hg क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और आपका सीधे सीधे रिएक्शन जो है, अगर नेट रिएक्शन आप देखेंगे यहाँ पे तो नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, वाटर वाटर से कैंसिल हो गया, OH OH से कैंसिल हो गया, और आपका जो सीधा सीधा रिएक्शन बन रहा है
ये मरकरी को हटा देंगे तो बचेगा क्या, जिंक प्लस HgO सॉलिड गिव्स सॉरी Hg लिक्विड और प्लस जिंक ऑक्साइड। जिंक एमालगम दिखा दीजिएगा। ये सीधा सीधा आपका जो है इलेक्ट्रोड रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन ये कंप्लीट हो रहा है, जिसको आप आपसे कहने का हमारा मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो गया, नेट रिएक्शन। आप गौर करिए, कोई भी आयन यहां नहीं बना। आयन के फॉर्मेशन ना होने की वजह से जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, यानी कह सकते हैं ड्यू टू नो फॉर्मेशन ऑफ आयन, नो फॉर्मेशन ऑफ आयन in the net reaction, concentration of electrolytic solution remains same। और जब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन सेम है तो सीधे सीधे आप क्या कह सकते हैं, therefore has advantage throughout the life, throughout the life its voltage is almost constant। throughout the life its voltage is almost constant। और जब वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी स्पेशल फीचर है। दिस इज इट्स स्पेशल फीचर, दिस इज इट्स, आप कह सकते हैं दिस इज इट्स स्पेशल फीचर। ये इस सेल की स्पेशल फीचर है कि पूरे लाइफ भर जो इसका वोल्टेज होगा वो फिक्स होगा। वो कितना आता है, 1.35 वोल्ट का जो है करंट ये प्रोड्यूस करेगा थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है भाई, ये आपको जो है ध्यान रखना है। चाहे ये यूज हो चाहे ना यूज हो, ये जब भी यूज करेंगे इतने वोल्ट का करंट ये प्रोड्यूस करेगा। तो ये कुछ प्राइमरी सेल्स के बारे में है, इनको पढ़ डालिए। कल हम लोग सेकेंडरी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्यूल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोरोजन। ये चैप्टर आपका फिर खत्म हो जाएगा। इतनी चीजों को पढ़िए, बाकी की बातें नेक्स्ट। थैंक यू।